नमस्ते विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो है पुनः जागरण के कारण। ये बीए द्वितीय वर्ष में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख कारणों को लिखिए। और चाहे वो 12वीं क्लास हो उसके अंदर भी ये प्रश्न पुनः जागरण का कई बार आया भी है। इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। पुनः जागरण के कारण के अंतर्गत धर्म युद्ध है, सापा खाने का आविष्कार है, यह भी उसका कारण था। मानवतावाद है, नगरों का विकास है, भौगोलिक खोज, पूंजीवादी का प्रादुर्भाव, विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना, कस्तूनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार और वैज्ञानिक चेतना उनके प्रमुख कारण थे। हम एक एक बिंदु पर अध्ययन करने से पहले पुनः जागरण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। पुनः जागरण शब्द है वो आंग्ल भाषा में उसको रिनेसा कहते हैं और यही रिनेसा शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुनः जागना। क्या होता है? जिसका अर्थ है पुनः जागना। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य को निद्रा से जगाना है, अरे इसका मतलब यह है कि मनुष्य में मानवतावाद को जागृत करना है। जो मनुष्य अभी गुलामी और प्रतंत्र का जीवन यापन करता है उसमें मानवतावाद को जागृत करना है ताकि उसके सुंदर भविष्य की कल्पना की जा सके। इसके बारे में आज पुनः जागरण की परिभाषा के अंदर देखा जाए कि शिक्षा और ज्ञान के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति में जो प्रगति हुई उसे क्या कहते हैं? पुनः जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः जागरण। आज उसी पुनः जागरण के और पुनः जागरण शब्द का जो सबसे पहला जो प्रयोग है वो मूर्तिकला और भवन निर्माण कला के संदर्भ में सबसे पहले इटली का एक लेखक है, वेचारी नामक एक लेखक के द्वारा किया गया था। और इसके बाद में फ्रांस के एक लेखक दिदरो के द्वारा पुनः जागरण शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले पुनः जागरण यूरोप में हुआ था और यूरोप में एक देश है इटली। वैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, बहुत सारे जापान देश वगैरह हैं, लेकिन इसमें इटली में पुनः जागरण सबसे पहले हुआ था। चलो एक एक बिंदु पर बात करते हैं। धर्म युद्ध, ये भी पुनः जागरण का प्रमुख कारण हुआ करता था। धर्म युद्ध के बारे में बात करें, धर्म युद्ध एक स्थान है यूरोप में, एक स्थान है जिसका नाम है जेरूसलम। क्या नाम है? जेरूसलम नामक एक धार्मिक एवं पवित्र स्थान है। और इस जेरूसलम के धार्मिक एवं पवित्र स्थान को लेकर ईसाई धर्म के प्रवर्तक और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के मध्य एक युद्ध हुआ। प्रतिष्ठा को लेकर ईसाई धर्म के प्रवर्तक और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। और इस युद्ध में यह पवित्र स्थल था यूरोप में जेरूसलम, जिसमें ईसाई धर्म के प्रवर्तक और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसको इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। और इस युद्ध में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की क्या हुई? विजय हुई और ईसाई पर्वतों की क्या हुई? हार हुई। इसके बाद में इसका परिणाम यह हुआ कि ईसाई धर्म के पर्वतों को पादरियों और चर्च पर विश्वास उठ गया कि उन्होंने कहा कि पादरियों और चर्च के द्वारा जो बात कही गई है वो हमेशा सत्य नहीं हो सकती हैं, वो झूठी भी हो सकती हैं। पादरी हैं वो सर्वोपरि नहीं हैं। पादरी लोग अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे कि हमारे द्वारा अगर कोई बात कही गई है वो हमेशा सत्य होती है और
हमारी बात की कोई अवहेलना करता है वो स्वयं भगवान की अवहेलना करता है, ऐसे पादरियों का कहना था। लेकिन इसके बाद में जनता को समझ में आया कि पादरी लोग कोई ईश्वर के दूत नहीं है, ईश्वर के प्रतिरूप नहीं है। इसके कारण पुनः जागरण हुआ। इसको इतिहास में धर्म युद्ध कहते हैं। आपका प्रश्न आ जाए कि धर्म युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के मध्य जेरूसलम पवित्र तीर्थ स्थल को लेकर जो युद्ध हुआ उसे धर्म युद्ध कहा जाता था। अगले बिंदु की अगर हम बात करें वो है सापा खाने का आविष्कार। सापा खाने का आविष्कार अगले बिंदु की अगर बात करें तो अगले बिंदु में अगर हम बात करें छापा खाने का आविष्कार, पहले यूरोप में क्या था कि जनता को धर्म के बारे में शिक्षा लेने के लिए या मानवतावाद का विकास करने के लिए उनको धर्म की शिक्षा लेने के लिए चर्च में जाना पड़ता था, पादरियों के साधनी में जाना पड़ता था, वो शिक्षा देते थे। लेकिन जैसे ही यूरोप में छापा खाने का आविष्कार हुआ, छापा खाना सबसे पहले जो कागज का जो आविष्कार हुआ था, कागज का आविष्कार वो 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, ईसा मसीह से पहले की घटना है। वो चीन में रेशम के कागज का आविष्कार हुआ था। रेशम के कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन ने कागज का आविष्कार किया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। जैसे ही छापा खाने का आविष्कार हुआ तो छापे खाने का आविष्कार कई प्रकार की पुस्तकों की छपाई की गई, उसका संकलन होने लगा, अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकें छपने लगी। अधिक से अधिक संख्या में क्या हुई, पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकों का क्या होने लगा, प्रकाशन होने लगा, जिसमें अधिक पुस्तकें छपने लगी। और ये पुस्तकें हैं वो जनता के इतनी सस्ती थी कि हर कोई जनता इन पुस्तकों को खरीद सकती थी। और जनता ने इन पुस्तकों को खरीदा और उन्होंने पढ़ा, तब उनको पता चला कि वास्तविकता क्या है, मानवतावाद का विकास कैसे हो सकता है, हम सामंतवाद के गुलाम नहीं बन रह सकते हैं। तो उनको वास्तविकता का पता चला, तो एक दिन इन सामंतवाद और पादरियों के विरुद्ध में खड़े हो गए। जिस प्रकार बाइबल की धर्म की शिक्षा लेने के लिए जनता, यूरोप की जनता है, और चर्च व पादरियों के पास जाती थी और बाइबल की उनकी आधी अधूरी जो ज्ञान दिया जाता था कि भाई पादरी ने जो भी बात कही है वो हमेशा सत्य है, सत्य है। जब उन्होंने इन पुस्तकों को पढ़ा तब उनको समझ में आया, यही एक दिन उनके विरुद्ध खड़े हुए, इसलिए पुनः जागरण हुआ छापा खाने के आविष्कार से पुस्तकों की। दूसरी बात करें ये मानवतावाद। पहले तो अपन देखेंगे कि मानवतावाद का अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। मानवतावाद का अर्थ क्या होता है, उन्नत ज्ञान। इसका अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। मानवतावाद के जो लेखक थे उनका नाम था पेट्रार्क। क्या नाम था, पेट्रार्क। दूसरे का नाम था बोकेशियो, पेट्रार्क, बोकेशियो और बेकन। ये मानवतावाद के प्रमुख लेखक थे। उनका कहना था कि मनुष्य अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए जरूरी नहीं है कि उनको धार्मिक शिक्षा दी जाए, धार्मिक शिक्षा के अलावा उसे प्राचीन साहित्य की शिक्षा दी जाए ताकि उसके भविष्य को सुंदर बना सके, वो अपने भविष्य को सुंदर बना सके। उन्होंने कहा कि मनुष्य को धार्मिक शिक्षा के अलावा उसको प्राचीन साहित्य में अधिक वे रुचि लेते थे। कौन, ये मानवतावाद के लेखक। पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है कि मानवतावाद का जनक किस लेखक को कहा जाता है, वो पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। चलो दूसरी बात करें, नगरों का विकास। किसकी बात करें, नगरों का विकास। नगरों का विकास के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे ही मध्ययुगीन समाज 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का जो समय था वो अंधकार युग समय था। सामंतवाद धर्म का बाहुबल था, पोप और पादरियों का बाहुबल था।
फिर इसके अंधकारमय युग जैसे ही समाप्त हुआ तो यूरोप में कई नगरों का विकास हुआ। यूरोप में कई बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। बड़े बड़े क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ। जैसे वेनिस है, नेपल्स है, आदि नगरों का विकास हुआ। जैसे ही नगरों का विकास हुआ तो कई व्यापारी धनी लोग हैं, व्यापारी धनी लोग हैं, धनी वर्ग के जो लोग थे वो नगरों में जाकर रहने लगे। कहाँ रहने लगे? नगरों में जाकर रहने लगे, जिसके कारण उसके रहन सहन, खान पान, आचार विचारों में परिवर्तन हुआ। उन्होंने धार्मिक कठोर नियमों की अवहेलना करने लगे। पोप और पादरियों की क्या करने लगे? अवहेलना करने लगे। और धर्म के कठोर नियमों की क्या करने लगे? अवहेलना करने लगे, जिसके कारण पुनः जागरण हुआ। अगले बिंदु की बात करें, भौगोलिक खोज। किसकी बात करेंगे अपन? भौगोलिक खोज। एक यंत्र है जिसमें मार्गों की खोज, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक एक यंत्र के माध्यम से यूरोप की जनता ने मार्गों की खोज करनी प्रारंभ कर दी। मार्गों की खोज प्रारंभ कर दी। और इस मार्गों की खोज में अमेरिका की जो खोज है, अमेरिका की खोज एक व्यक्ति है जिनका नाम है कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस नामक एक व्यक्ति ने की थी। फिर उसी समय भारत की जो खोज है, भारत की खोज एक व्यक्ति के द्वारा की गई जिनका नाम है वास्को डिगामा। क्या नाम है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा नामक एक लेखक के द्वारा, वास्को डिगामा नामक एक लेखक के द्वारा 1498 में भारत की खोज यानी भारत के मार्गों की खोज की। और अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस नामक एक लेखक के द्वारा की गई थी। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है कि भारत की खोज किसने की थी? 1498 में वास्को डिगामा ने की थी। और अमेरिका की खोज 1492 में किसने की थी? तो वो 1492 में कोलंबस नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा ये खोज की गई थी। इन मार्गों की खोज के कारण व्यापार में वृद्धि हुई। क्या हुई? व्यापार में अत्यधिक, इन मार्गों की खोज के व्यापार में वृद्धि हुई। लोगों के आचार विचार को बढ़ावा मिला और व्यापार में इतनी तरक्की होगी कि लोग पैसे वाले बन गए और उन्होंने गुलामी की जीवन जीना बिल्कुल बंद कर दिया। अगला बिंदु है, बात करेंगे पूंजीवाद का प्रादुर्भाव। पूंजीवाद का प्रादुर्भाव। मध्ययुगीन 5वीं से 7वीं शताब्दी में अंधकार में युग समाप्त हुआ तो पूंजीवाद का सूत्रपात हुआ। कई लोग, व्यापारी लोग हैं, वो पूंजीपति हो गए, जिसके कारण वो इतने शक्तिशाली हो गए कि वो स्वतंत्र जीवन यापन करने लगे, विलासितापूर्ण जीवन यापन करने लगे। पोप और पादरियों का कहना था कि इस जन्म में अच्छे कर्म करें, अगले जन्म की मनुष्य को हमेशा चिंता करनी चाहिए। लेकिन ये पूंजीपति व्यापारी हैं, वो इस जन्म को सुखी बनाना चाहते थे, न कि अगले जन्म की वो चिंता करते थे। इसलिए पूंजीवाद का सूत्रपात हुआ। उन्होंने धर्म, पोप और पादरियों की अवहेलना करनी प्रारंभ कर दी, जिसके कारण पुनः जागरण हुआ था। विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना। देखो, मंगोल साम्राज्य की जो स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने। चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य, जैसे ही चंगेज खान की मृत्यु हो गई, उसका उत्तराधिकारी बना कुबलाई खां। कौन था? कुबलाई खां। और इसी कुबलाई खां के दरबार में एक इटली यात्री आया था जिसका नाम था इटली यात्री, जो यात्रा करने के लिए आया था। यात्रा करने के लिए इटली यात्री आया था, उसका नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था? मार्को पोलो नामक इटली यात्री मार्को पोलो इस कुबलाई खां के दरबार में यात्रा करने के लिए आया था। इन इटली वासियों और यूरोप वासियों को जो जैसे मुद्रण की जानकारी है वो मंगोलों से मिली, कागज की जानकारी ये भी मंगोलों से प्राप्त हुई, और बारूद की जो जानकारी है ये भी मंगोलों से प्राप्त की थी यूरोप ने। किसने? यूरोप ने। इस कारण भी क्या
पुनः जागरण का यह भी एक दिन कारण हुआ करता है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां ने की थी। इसके बाद कुबलाई खां उसका उत्तराधिकारी बनता है। उसके काल में इटली में एक वेनिस नामक स्थान है, नगर है, वहाँ का लेखक मार्को पोलो उसके दरबार में आया था और इसी यूरोप ने मुद्रण, कागज और बारूद की शिक्षा है वो उन्होंने मंगोलों से सीखी थी। यही उसके पुनः जागरण का एक दिन कारण हुआ करता है। जैसे कागज से किताब बनेगी, बारूद से हम किसी से युद्ध कर सकते हैं, तो यह भी एक दिन पुनः जागरण का कारण बन जाती है। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार 1453 की अगर हम बात करें, 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। किसका हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया 1453 ईस्वी में। तो कई यूनानी विद्वान थे, यूनान के विद्वान थे, कहीं यूनानी विद्वान हैं, वो तुर्कों के अत्याचार से इतने पीड़ित हो गए कि उन्होंने तुर्किस्तान को छोड़कर अन्य देशों रोम में चले गए, जिसके कारण पुनः जागरण हुआ। 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिसके कारण यूरोप के कई वैज्ञानिक और विद्वान थे वो कस्तुतुनिया को छोड़कर रोम में चले गए। यह भी पुनः जागरण का प्रमुख कारण था। दूसरा, वैज्ञानिक चेतना। पहले लोग क्या करते थे? अंधविश्वासी थे। पोप और पादरियों के द्वारा जो भी बात कही गई वो सत्य है, लेकिन 15वीं से 17वीं शताब्दी में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसमें लोगों ने तर्क और सबूतों और प्रमाणों के द्वारा ही बात मानने को तैयार हो गए। ये वैज्ञानिक युग आया। यह भी पुनः जागरण का एक दिन कारण हुआ करता है। पुनः जागरण के प्रमुख कारण क्या थे? धर्म युद्ध, छापा खाने का आविष्कार, मानवतावाद, नगरों का विकास, भौगोलिक खोज, पूंजीवाद का प्रादुर्भाव, विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना, कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, वैज्ञानिक चेतना, इनके प्रमुख कारण थे। इतना कहकर धन्यवाद। इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो हम धर्म सुधार आंदोलन को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।